गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजपाल बाबल समर्पित साइंस स्कूल से केमिस्ट्री लेक्चरर आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन 12th रसायन विज्ञान का नए चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपन सबसे पहले लवण के बारे में जान लेते हैं। लवण सार अपन को पता है, एक अम्ल और एक क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल के रूप में अपन ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार के रूप में अपन ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपना अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये अपना क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये मिलकर के लवण के रूप में बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में उदासीन लवण का निर्माण होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अकार्बनिक लवण तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साधारण लवण, दो नंबर पे आता है द्विक लवण, और 3 नंबर पे आता है संकुल लवण। सबसे पहले अपन साधारण लवण के बारे में चर्चा करते हैं। साधारण लवण, जैसा कि अभी अपन ने बताया था, एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक अम्ल और एक क्षार परस्पर क्रिया करके जिस लवण का निर्माण करते हैं उसे साधारण लवण कहा जाता है। जैसे यहाँ लवण बना है सोडियम क्लोराइड, तो ये एक साधारण लवण है। साधारण लवण को जलीय विलयन में डालने पर ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में 2 आयन देता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। यानी साधारण लवण अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। NaCl की तरह KCl, MgCl2 ये भी साधारण लवण के एग्जाम्पल हैं। KCl आयन द्वारा पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, और मैग्नीशियम क्लोराइड आयन द्वारा मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं, जो साधारण लवण है वो आयनित होकर 2 आयन देता है, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है। अब अपन चर्चा करते हैं
दूसरा अकार्बनिक लवण है द्विक लवण। द्विक लवण जिसे अपन इंग्लिश में डबल साल्ट कहेंगे। चूंकि इसका नाम द्विक लवण है, यानी इसके अंदर दो साधारण लवण होते हैं। द्विक मतलब दो, यानी द्विक लवण का निर्माण दो साधारण लवण से होगा। जैसे द्विक लवण के अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है फिटकरी। फिटकरी जिसे पोटास एलम भी कहा जाता है। पोटास मतलब एक साधारण लवण पोटेशियम का होगा, एलम यानी दूसरा साधारण लवण एल्यूमिनियम का होगा। पोटेशियम के लवण के रूप में इसमें होता है पोटेशियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम के लवण के रूप में इसमें होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ में द्विक लवण में पाए जाते हैं क्रिस्टलीय जल के अणु। जैसे फिटकरी में 24 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। द्विक लवण भी साधारण लवण की तरह पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी ये भी साधारण लवण की भांति अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे फिटकरी में पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, और आप देख रहे हो सल्फेट दोनों में कॉमन है। इसमें भी सल्फेट है और इसमें भी सल्फेट है। तो इस प्रकार इसने तीन आयनों का परीक्षण किया, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। अपन देख रहे हैं कि द्विक लवण में जो दो साधारण लवण भाग लेते हैं उनमें धनायन भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि दोनों में ऋणायन है वो समान होता है। इसमें धनायन पोटेशियम और इसमें एल्यूमिनियम दोनों में अलग अलग है। इसमें भी ऋणायन सल्फेट, इसमें भी ऋणायन सल्फेट, यानी ऋणायन दोनों में कॉमन है। दूसरा द्विक लवण कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl.MgCl2.6H2। कार्नेलाइट में एक साधारण लवण है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा साधारण लवण है मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें 6 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड आयनन द्वारा देगा पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनन द्वारा देगा मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इसमें भी धनायन अलग अलग है, जबकि दोनों में ऋणायन समान है। इसमें भी क्लोराइड आयन और इसमें भी क्लोराइड आयन। तो ये दूसरा द्विक लवण था कार्नेलाइट। तो ये भी अपने सभी आयनों का परीक्षण दे रहा है। तीसरा द्विक लवण का एग्जाम्पल है मोर लवण। मोर लवण जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है, FAX। एक तो इसमें साधारण लवण के रूप में होता है फेरस सल्फेट FeSO4, और दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, और क्रिस्टलीय जल के अणु इसमें 6।
फेरस सल्फेट आयनिक होगा फेरस आयन और सल्फेट आयन में, और अमोनियम सल्फेट आयनिक होगा अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। तो उन दोनों की तरह इसमें भी आप देख सकते हो दोनों साधारण लवणों में धन आयन अलग अलग है। फेरस सल्फेट में फेरस आयन और अमोनियम सल्फेट में अमोनियम आयन, जबकि दोनों में ऋण आयन समान है सल्फेट आयन सल्फेट आयन, और इनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का अकार्बनिक लवण था द्विक लवण। तीसरे प्रकार का अकार्बनिक लवण जिसकी चर्चा अपन इस लेसन में विस्तार से करेंगे जो है उपसहसंयोजक यौगिक, या जिसको कहा जाता है संकुल लवण। द्विक लवण की भांति संकुल लवण भी दो साधारण लवणों के मिलने से बनता है। जैसे अपन 4 मॉलिक्यूल लेते हैं पोटेशियम साइनाइड और साथ में लेते हैं फेरस साइनाइड। ये दो साधारण लवण हो गए पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड, और ये मिलकर के उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं K4FeCl6, जिसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसे उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको संकुल लवण कहने का कारण ये है कि जिस प्रकार साधारण लवण और द्विक लवण अपने सभी आयनों का परीक्षण दे रहे थे, यानी वो जल में डालने पर अपने सभी आयनों में टूट रहे थे, उस प्रकार ये जो संकुल लवण है ये अपने सभी आयनों में विभाजित नहीं होता है। इसका जब आयनन किया जाता है तो ये जो आप बड़ा कोष्ठक देख रहे हो, बड़ा कोष्ठक संकुल यौगिकों की पहचान होती है, यानी जितने भी संकुल यौगिक होते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उन सभी में एक बड़ा कोष्ठक पाया जाता है, और इस बड़े कोष्ठक को ही नाम दिया जाता है संकुल। तो इस बड़े कोष्ठक को क्या कहा जाता है? संकुल कहा जाता है। बड़े कोष्ठक के बाहर जो आयन होता है, जैसे यहाँ बड़े कोष्ठक के बाहर है पोटेशियम, तो जब इसका आयनन किया जाता है तो बड़े कोष्ठक का बाहर वाला आयन है वो आयनित हो जाता है। जैसे पोटेशियम आयन के रूप में अलग हो गया, लेकिन बड़े कोष्ठक के अंदर जो Fe और Cl ये कभी भी आयनित नहीं होते, यानी ये हमेशा संकुल के रूप में साथ साथ रहेंगे, यानी इन लवणों का पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। तो बड़े कोष्ठक के बाहर जो पोटेशियम है जो आयनित हो जाता है, इसको अपन नाम देंगे साधारण आयन, और दूसरी साइड में जो बड़ा कोष्ठक है जिसके अंदर वाली चीजें कभी भी आयनित नहीं होती, हमेशा साथ साथ रहती है, उसको नाम दिया जाएगा संकुल आयन। तो इस बड़े कोष्ठक को अपन संकुल नाम देंगे।
इसलिए इन यौगिकों को कहा जाता है संकुल यौगिक या संकुलक लवण। तो साधारण लवण और द्विक लवण पूर्ण रूप से आयनित हो रहे थे, अपने सभी आयनों का परीक्षण दे रहे थे, जबकि संकुल लवण है इसमें केवल बड़े कोष्ठक के बाहर वाली चीज आयनित होती है, अंदर वाली कभी भी आयनित नहीं होती। ये इनमें बड़ा डिफरेंस है। अब संकुल लवण या उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में अपन आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि संकुल लवण को उप सहसंयोजक यौगिक क्यों कहा जाता है। तो अभी जैसे अपन ने एग्जांपल लिया K for FeCN6, K for FeCN6, तो ये एक संकुल लवण का एग्जांपल है। और अभी अपन ने बताया था जितने भी संकुल यौगिक है उनमें एक बड़ा कोष्ठक पाया जाता है। अब इसे उप सहसंयोजक यौगिक कहने का कारण ये है कि बड़े कोष्ठक में दो चीजें होती हैं। एक तो धातु आयन, जैसे इसमें धातु आयन है Fe, और दूसरी चीज होती है लिगेंड, जैसे इसमें लिगेंड है Cl माइनस। इसे अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं, Fe धातु आयन है तो धातु को इंग्लिश में अपन मेटल कहते हैं, तो धातु के लिए M, और लिगेंड के लिए अपन शो कर देते हैं L। अपन जानते हैं कि धातु है ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अपन जानते हैं धातु हमेशा धनायन के रूप में होता है, तो धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि लिगेंड यहाँ पे ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यानी लिगेंड के रूप में या तो कोई ऋणायन होगा या कोई उदासीन अणु होगा जिसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित होता है। तो ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और लोन पेयर युक्त उदासीन अणु मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो लिगेंड ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए धातु कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन ग्राही का, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो लिगेंड कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन दाता का। यानी धातु लेने वाला और लिगेंड देने वाला। और अपन जानते हैं ग्राही और दाता के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उसे उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो लिगेंड दाता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। तो लिगेंड धातु के साथ यहाँ पे उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जिसे एक मुहीत तीर द्वारा दर्शाया जाता है, और इसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है। यहाँ पे दाता लिगेंड है और ग्राही धातु है, तो इसकी दिशा L से M की ओर है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि संकुल यौगिकों में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसलिए संकुल यौगिकों को उप सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है।
इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज और देखते हैं अपन कि अपन ने अभी बताया था कि बड़े कोष्ठक के बाहर वाली चीज जो आयनित हो जाती है इसे अपन साधारण आयन कहते हैं। यदि साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है, यदि साधारण लेफ्ट साइड में होता है तो वो हमेशा धनायन के रूप में होता है, और ऐसी कंडीशन में बड़े कोष्ठक पे ऋणावेश आ जाता है। जबकि यदि साधारण आयन राइट साइड में होता है तो साधारण आयन ऋणायन के रूप में होता है, और ऐसी कंडीशन में संकुल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं साधारण आयन धनायन है और संकुल ऋणायन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधारण आयन लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं साधारण आयन ऋणायन है, जबकि संकुल धनायन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधारण आयन है वो राइट साइड में है। तो इस प्रकार के संकुल का एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा था, A for FeCl6। तो आप देख सकते हो साधारण आयन लेफ्ट साइड में, और इस प्रकार के संकुल का एग्जाम्पल CONH3 for Cl3। यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण आयन Cl राइट साइड में है। डियर स्टूडेंट्स, ये अपन ने एक संकुल यौगिक लिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पे अपन एक चीज और सीखेंगे कि जब अपन संकुल यौगिक का आयनन करते हैं तो बड़े कोष्ठक के बाहर वाली चीज आयनित हो जाती है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, आयनित हो गया, तो ये आयनित हो जाता है, इसलिए इसको आयनन मंडल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? आयनन मंडल, क्योंकि ये बड़े कोष्ठक के बाहर है और आयनित हो रहा है। जबकि बड़े कोष्ठक के अंदर वाली चीज अभी अपन ने बताया था इन यौगिकों में आयनित नहीं होती है। यहाँ पे Fe धातु हो गया, और अपन ने कहा था बड़े कोष्ठक में धातु के साथ लिगैंड उपसहज संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे लिगैंड है साइनो, कितने? 6। तो ये 6 साइनो लिगैंड Fe के साथ उपसहज संयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, और यहाँ पे एक पोटेशियम पे +1 और 4 पे +4, तो बड़े कोष्ठक पे आएगा -4। तो बड़े कोष्ठक के अंदर वाली चीज कभी भी आयनित नहीं होती है, इसलिए बड़े कोष्ठक के अंदर जो व्यवस्था होती है उसे समन्वय मंडल कहा जाता है। तो बड़े कोष्ठक के बाहर वाला आयनन मंडल और बड़े कोष्ठक के अंदर वाला समन्वय मंडल। तो अभी अपन ने द्विक लवण और
दो लवणों के बारे में अपन ने एक कॉमन बात देखी कि द्विक लवण और संकुल लवण दोनों का निर्माण दो साधारण लवणों के योग से होता है, दो साधारण लवणों के योग से। तो इन दोनों का निर्माण दो साधारण लवणों के योग से होता है, इसलिए इन दोनों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। इसलिए इन दोनों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो योगात्मक यौगिक की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे यौगिक जिनका निर्माण दो साधारण यौगिकों के योग से होता है, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जो इस लेसन में अपने दो दिए हुए हैं, द्विक लवण और संकुल लवण। द्विक लवण में अभी अपन ने देखा था KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। तो यहाँ पे इसका नाम था कार्नेलाइट। तो यहाँ पे एक साधारण यौगिक तो पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा साधारण यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन दोनों के योग से इसका निर्माण होगा। दूसरा संकुल लवण, जो योगात्मक यौगिक का दूसरा पार्ट है। इसमें अभी अपन ने 4KCl प्लस FeCN2, एक साधारण यौगिक KCl हो गया और दूसरा साधारण यौगिक FeCN2। तो ये दो साधारण यौगिक मिलकर के K4FeCN6 संकुल लवण बना रहे हैं। तो ये भी दो साधारण यौगिकों से बन रहा है, इसलिए ये भी एक योगात्मक यौगिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।